Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे Delimitation Commission and Women Reservation के बारे में. Then second article में we will be discussing about climate change और updated targets के बारे में discuss करेंगे. Then West Asia के conflict और इसके ecological cost के बारे में हमारा third article होगा. And final article will be about mineral water के बारे में. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं एंड डिकोड करते हैं. देखिए रिसेंटली आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ लोकसभा के अंदर 33% रिजर्वेशन दी वुमेन को. इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली में भी यहां पर वुमेन को रिजर्वेशन मिली. अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है एक ऐसा प्लान जहां पे हम लोकसभा की सीट्स को 816 कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज. एंड यहां पे 2011 के सेंसस डाटा को यूज किया जाएगा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए. मतलब ये है कि जो करंट मेंबर्स की सीट्स हैं, खासकर मेल मेंबर्स की, वो घटेगी नहीं, बट इसके साथ साथ हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि 33% रिजर्वेशन फीमेल को भी मिल जाए. तो यहां पे 1 पर्सन 1 वोट को इंश्योर करने के प्रिंसिपल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. तो सबसे पहले डिलिमिटेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है. तो डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, स्टैट्यूटरी प्रोसेस है, जिसके अंदर हम रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मतलब जो वोटिंग एरिया है उसकी. और इसमें हम इंश्योर करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेटली हर एक का बराबर हो, मतलब एक वोटर का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो, मेरा और आपका सेम हो. तो ये प्रिंसिपल यानी 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करता है. एंड यहां पे डिलिमिटेशन कमीशन आपका स्टैब्लिश किया जाता है, जो कि एक हाई पावर बॉडी है जिसको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट. एंड ये एक कहीं ना कहीं चेयरपर्सन होते हैं इसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सर्विंग जज हो सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर रखी गई है. इसके अलावा 10 एमपीज और एमएलए का यहां पर रिप्रेजेंटेशन रहता है, बट इनको वोटिंग राइट्स नहीं रहते. अब एक बार इन्होंने जो ऑर्डर पास कर दिया वो फाइनल ऑर्डर होगा, गजट में नोटिफाई होगा एंड उसको फोर्स दी गई है लॉ की, मतलब लॉ जितना जैसा लॉ है वैसा ही इसको पावर दी गई है. पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसके ऊपर डिस्कशन तो कर सकती है, बट कोई मॉडिफिकेशन यहां पर नहीं कर सकती है. इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है. आज तक 4 बार ऐसा हुआ है कि हमने डिलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया, पहला 52 में, 63 में, 73 में एंड उसके बाद 2001 में. अब अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 82 जो है ये मैंडेट करता है कि पार्लियामेंट के अंदर हम इनेक्ट करेंगे डिलिमिटेशन एक्ट जब भी आपके 10 साल पे सेंसस कंप्लीट होंगे, ताकि लोकसभा की सीट्स को एडजस्ट किया जा सके. ऐसे ही आर्टिकल 170 के अंडर स्टेट्स के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए बात की गई है. आर्टिकल 330 एंड 332 की बात की जाए तो यहां पर SC ST सीट्स की रिजर्वेशन के लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उसके लिए बात की गई है. एंड आर्टिकल 329A की अगर हम बात करें तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू जो कमीशन का ऑर्डर है, इसमें यह कहा गया है कि भाई ये आपका चैलेंज नहीं किया जा सकता है. तो मतलब इट प्रोटेक्ट्स कमीशंस ऑर्डर फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. तो इसके ऊपर आर्टिकल 13 के अंदर जो हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होता है. अब बात आती है कि भाई ये सभी 51 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद ये आया, 60 का जो सेंसस हुआ उसके बाद ये एंड 73 का, बट उसके बाद 76 में इमरजेंसी के टाइम पे हमने यहां पर नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दी थी, फ्रीज कर दी थी टिल 2000. एंड इंटेंशन ये थी कि भाई हम फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस करना चाह रहे थे. 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ एक बार फिर से इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था फ्रीजिंग पीरियड को. बट 2002 से 8 के बीच में हमने एक चीज जरूर की थी, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमने थोड़ा सा इंटरनल रीअरेंजमेंट जरूर किया था. बाउंड्रीज चेंज तो नहीं की, मतलब सीट्स नंबर इंक्रीज नहीं किए, उसी नंबर में रीडिजाइन जरूर की थी अपनी जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज है उनको. तो यहां पर कहा जाता है कि भी देखो 2026 के सेंसस में अगर आप सीट्स इंक्रीज करते हो तो नॉर्दर्न स्टेट को फायदा होगा, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी रही है. सदर्न स्टेट्स को क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस किया था तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, इससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंक्रीज होगा. वुमेन रिजर्वेशन की बात की जाए, 33% कोटा की बात की गई है. आप इसे डिलिमिटेशन से डिलिंक कर दीजिए, कोई लेना देना तो है नहीं, आपने 33% रिजर्वेशन देनी है तो आप सीधा सीधा दे दीजिए.
यहाँ पे एक प्रपोज सोल्यूशन ये कहता है कि भाई आप वेटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला ले आओ जिसमें 80% पॉपुलेशन को और 20% जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है उनको आप वेटेज दीजिए, तो इससे सदर्न स्टेट्स को भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम की बात करें तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 2023 में आया था। एंड अगर हम बात करें इसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात कीजिए, और यहाँ पे आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है उसके साथ आप इसे मिक्स करके देख सकते हैं। मतलब ये 33% कोटा में ऐसा भी हो सकता है SC ST की वुमेन्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो इनिशियली वैसे SC ST का जो रिजर्वेशन था वो 15 ईयर बेसिस पे था, बट उसके बाद फर्दर इसे एक्सटेंड करते रहे हैं हम। एंड इसके लिए हमने आर्टिकल 330 क्लॉज ए लोकसभा के लिए, 332 क्लॉज ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ऐड किया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं 2011 के सेंसस के साथ, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 81 एंड 82 में, एंड जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिएगी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को लेके ये भी कहा जाता है कि भाई देखो, अगर आप यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 14, तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा स्टेट्स के जो इंटरेस्ट है आप उसको भी प्रोटेक्ट कीजिए एंड एक कंसेंसस बिल्ड करे कहीं ना कहीं सेंटर एंड स्टेट के बीच में। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल पावर की। देखिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आप पेरिस एग्रीमेंट से सुनते आ रहे हैं, तो कोई भी देश अपने आने वाले फ्यूचर में क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन लेगा उसके बारे में ये बताता है। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हमारा इकलौता ऐसा कन्वेंशन है जो क्लाइमेट चेंज से डील करता है, और यहाँ पे हमारा फोकस ये है कि ग्रीन हाउस गैस को हम स्टेबलाइज करेंगे ताकि वो ऐसे डेंजरस लेवल पे ना पहुंचे जहां पे ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरफेरेंस के कारण क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाए। अब इसकी शुरुआत हुई थी रियो अर्थ समिट से, बट 1997 के आसपास आपका क्योटो प्रोटोकॉल आता है जो कि एक सबसे पहला इनिशिएटिव था ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए। एंड देन उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आता है 2015 में। इसमें आर्टिकल 2 की बात की जाए तो आर्टिकल 2 कहता है कि हम स्टेबलाइज करेंगे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, एंड इसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकें एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर कर सकें। अभी 198 कंट्रीज इसके पार्टनर हैं, 197 स्टेट्स हैं और एक यूरोपियन यूनियन आ जाता है आपका। इसमें फोकस किया जाता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सभी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज हमें रोकना है, बट इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के रोकने के साथ साथ यहाँ पे फोकस इस चीज पे भी है कि जो डेवलप कंट्रीज है उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो वो पहले करेंगे, एंड डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा उनको टाइम दिया जाएगा एडजस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कॉप इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सेक्रेटरीट इसकी बॉन जर्मनी में लोकेटेड है, एंड मोर ओवर अगर हम बात करें तो कुछ सब्सिडरीज बॉडी भी हैं जो परमानेंट कमेटी के फॉर्म में आपकी वर्क करती रहती है। अभी इसकी रीसेंट कॉप जो हुई थी आपकी ब्राजील में हुई थी बेलम के अंदर, तो अभी इसमें कुछ नई चीजें भी देखने को मिली थी, जैसे ट्रॉपिकल फॉरएवर फॉरेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर बिल्ड की गई थी, तो वैसे कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए थे। एंड अभी अपकमिंग जो कॉप है ये आपकी नवंबर में होगी, एंड इस बारी कहाँ होगी, टर्की के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। मेजर ऑब्जेक्टिव 2000 जो 15 की आपकी कॉप आई थी यानी कॉप 21, उसमें ये रखा गया था कि हम क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज नहीं करने देंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि अगर मैक्सिमम राइज करे भी तो 2 डिग्री सेल्सियस से वो ज्यादा आगे ना जाए। तो इसमें बॉटम अप अप्रोच के ऊपर फोकस है जहां पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर हम फोकस करते हैं, जहां पे आप अपने आप से ये डिसाइड करेंगे कि आप अगले 5 सालों में क्या प्लान करने वाले हैं। अब इसको चेक किया जाएगा ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट्स के थ्रू, हर 5 साल पे पीरियोडिकली आप असेसमेंट प्रोवाइड करोगे कि आपने क्या कुछ अचीव किया है। लास्ट 2023 में हुई थी ये, एंड कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क भी हम लेके आए थे जो 2024-25 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपको बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी यहाँ पे सबमिट करनी होती है। अब एक बात इसमें आ जाती है कि इंडिया और बाकी कंट्रीज ने क्या कुछ प्लेज किया है। तो अभी तीसरी साइकिल में यूएस की पोजीशन तो क्लियर है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट यहाँ पे आपका एक नया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें पहले जो $100 बिलियन देने की बात की थी डेवलप कंट्रीज ने अंडर कोपेनहेगन जो समिट हुई थी, अब उसको बढ़ा के यहाँ पे मिनिमम $300 बिलियन प्रोवाइड करेगी एनुअली 2035 से डेवलप कंट्रीज।
तो यूके ने कहा है कि भैया वो 81% अपने कार्बन रिडक्शन करेंगे, मतलब उनकी ये प्लेज है। यूरोप ने कहा है कि 66 से 72% रिडक्शन करेंगे। चाइना ने कहा है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट टारगेट्स को, जिसमें 7 to 10% बिलो इट्स पीक लेवल वो लेके जाएंगे इसे। एंड इंडिया ने 2070 की अपनी जो टारगेट है नेट जीरो का, उसको एक बार फिर से यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पे अगर एमिशन गैप की बात की जाए तो करंट जो आपके एफर्ट्स चल रहे हैं, इसमें मिनिमम आपका जो टेम्परेचर है वो 2.3 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकता है। तो हमें वापस से किस तरह से 1.5 डिग्री तक हम टेम्परेचर राइज को रोक सके, इसके ऊपर फोकस करना होगा। तो इंडिया ने अभी कहा है कि भाई हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो कि 52% है, इसको 60% तक ले जाएंगे। जो हमने 40-45% की बात की थी कार्बन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से कम करेंगे, तो उसको अब 47% तक हम रिड्यूस करेंगे 2035 तक। एंड जो कार्बन सिंक हमने बात की थी 2.5 से 3 बिलियन टन की, उसे 3.5 यानी 3.5 से 4 बिलियन टन तक हम लेके जाएंगे। तो इसमें ये चीजों के ऊपर हमारा फोकस है। अभी अगर हम बात करें तो लाइक कहीं ना कहीं हम एक वर्ल्ड लीडर बन के सामने आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के ऊपर भी फोकस किया, जिसमें अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो हार्ड टू अबिट सेक्टर्स है उसमें से कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं पर्शियन गल्फ की। देखिए, पर्शियन गल्फ को अक्सर हम इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, एनर्जी से रिलेट करते हैं, बट ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऐसा एरिया भी है जो मरीन इकोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत फ्रजाइल है। यहाँ पर कोरल्स भी देखने को मिलते हैं, डुगोंग्स भी देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर 7,000 से ज्यादा आपकी डुगोंग्स यूएई और कतर वाले एरिया में रहते हैं। सी टर्टल्स की भी बात करें तो हॉक्सबिल और ग्रीन टर्टल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वेल शार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बट क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऑयल और बाकी चीजों की प्रॉब्लम की वजह से काफी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो देखो, लैंड रिकल्मिनेशन जो यहाँ पे चल रहा है, ड्रेजिंग जो चल रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। एंड मोर ओवर ये कहीं ना कहीं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इन पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। डीसैलिनाइजेशन का भी प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड डीसैलिनाइजेशन जो प्लांट है इसी एरिया में है। एंड इन बॉम्बिंग की वजह से अगर ये वाटर जो ब्राइन वाटर यानी जो बहुत ज्यादा खारा पानी है, अगर ये पानी में मिक्स होगा तो इससे ना केवल सैलिनिटी इंक्रीज होगी, बट टेम्परेचर के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जो आपका 1991 का गल्फ वॉर था, उस समय भी ऑयल स्पिल के कारण यहाँ पे वर्स्ट क्लाइमेट डिजास्टर या इन्वायरमेंट डिजास्टर आपको देखने को मिला था, और एक बार फिर से यहाँ पर सेम टाइप ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। एशियाटिक चीता, जिसकी ऑलरेडी आपके नंबर्स बहुत लो है, और ये सिर्फ आपके ईरान में देखने को मिलते हैं, तो इस बॉम्बिंग की वजह से उनकी पॉपुलेशन के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, एक बात तो सच है कि वर्ल्ड का ऑयल और लाइक आपकी एलपीजी सप्लाई के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, बट उसके साथ साथ ये याद रखें कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए एक लेबोरेटरी का काम करती है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे लाइक अगर हमें देखना हो कि किस तरह से इन्वायरमेंट आगे मूव कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस एरिया को प्रिजर्व किया जा सके। इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक भी है, मैंग्रोव्स और बहुत सारे आपको यहाँ पे सी ग्रास वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि कार्बन सिंक का काम करते हैं। बट इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर रीजनल कोऑपरेशन को बूस्ट करे एंड जो बॉटम ट्रॉलिंग जो आपके फिशिंग टेक्निक है इसको बैन किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं इस एरिया में जो इकोलॉजी है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दीज आर थिंग्स जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करते हैं मिनरल वाटर और नॉर्मल पैक्ड वाटर की। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए। जो आपका मिनरल वाटर है ये अंडरग्राउंड एक्वाफायर से आता है, जो कि किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट से नहीं बना होता है। ये स्टेबल होता है और नेचुरली ऑकरिंग होता है। इसमें आईएसआई मार्क या जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। जबकि पोर्टेबल टैप वाटर की बात करें, रिवर, बोरवेल्स या रिजर्वायर से आता है। इसमें डिसइंफेक्टेंट का यूज आप कर सकते हैं, जैसे फिटकरी का या क्लोरीन का। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये अलग अलग एरियाज में पानी जो है वेरी कर सकता है। तो ये मैनेज करती है आपकी म्युनिसिपालिटी या स्टेट डिपार्टमेंट। अब इसको ठीक करने के लिए, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको ठीक करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे नेचुरल मिनरल वाटर के लिए आपके टफ रेगुलेशन लेके आने वाली है भारत जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई ये जो आरओ वाला पानी है इसको लेके हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नेचुरली ऑकरिंग मिनरल वाटर है इसमें नेचुरल मिनरल्स होने चाहिए, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम नेचुरली आए पानी में जो खुद से डिजोल्व होते हैं। आप एडिशनल इसमें ऐड नहीं करेंगे।
मोर ओवर मैग्नीशियम जैसे आपके डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है, ऐसे ही बाइकार्बोनेट आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जनरली अगर हम बात करें तो इसका टीडीएस स्कोर 150 से 700 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है। रेगुलर वाटर में 50 के आसपास रहता है ये। नाइट्रेट का जो लेवल है वो आपका 50 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है, एंड सल्फेट का 200 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है। नेचुरली अल्काइल अगर बात करें तो हायर अल्काइलिनिटी इसमें देखने को मिलती है, तो लाइक वो भी चीज आपको देखने को मिलती है, बट इसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होती, नेचुरल एक्वाफायर से आते हैं, और आरओ इसमें अलाउ नहीं किए जाते, मतलब आरओ का प्योरिफिकेशन इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर की हार्डनेस को, तो ये सपोर्ट करते हैं बोन डेंसिटी को, मसल फंक्शंस को। बाइकार्बोनेट की बात करें तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। सल्फेट एंड सोडियम की बात करें तो टेस्ट और आपके लाइक जो क्लीन फिनिशिंग है इनके लिए आपको काफ़ी हेल्प कर देती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक नई डिस्कशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।